हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जाना था और उसके कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी का दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिन लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं पढ़ा, मैं उसका लिंक आई कार्ड में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको 1 सेकंड में आ जाएगी। क्यों? देखिए, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में बस एक ही अंतर है कि जो जो हमने एंडोथर्मिक पढ़ा था, एक्सोथर्मिक में जस्ट हर चीज़ उल्टी है। ठीक है, यानी हर चीज़ क्या है, रिवर्स में। अब कैसे? अब आगे चलते हैं। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वो रिएक्शन जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है, यानी जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, जस्ट उल्टा है। मतलब वो रिएक्शन जिसमें जब प्रोडक्ट बनता है तो हमें साथ में क्या मिलती है, हीट भी मिलती है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज्ड होती है। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि वो सारी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट रिलीज्ड हो, तो हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, और रिलीज का दूसरा नाम क्या होता है? कई बार रिलीज लिखा होता है और कई बार लिखा होता है इवॉल्व्ड। ठीक है, तो इवॉल्व का मतलब भी क्या होता है, निकलना। तो वो सारी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी हमें मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहा उसका जस्ट उल्टा। दूसरा, अब इसे सिंबल वाइज कैसे दिखाते हैं, देखिए। अब आपको पता है कि वहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसके हमेशा क्या मिलेगी, एक हीट। ठीक है, तो यह है इसका रिप्रेजेंटेशन कि जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट के साथ हमें और क्या मिला, हीट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पे हमें हीट देनी पड़ती है और यहाँ पे हमें हीट मिलती है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है क्या दिखाने का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाने का। अब दोबारा से मैं वही सवाल करूँगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है? खुद ही सोचो कि प्रोडक्ट की एनर्जी में हीट मिलने के बाद वो रिएक्टेंट की एनर्जी के बराबर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो किससे ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे ग्राफ बनाने में। देखिए कैसे। तो ये रहा हमारा ग्राफ, जो वर्टिकल एक्सिस पे हम दिखाते हैं एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाते हैं रिएक्शन की स्टेट। तो अभी हमने ये पढ़ा कि तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। तो अगर मैं उसी चीज़ को ग्राफ में दिखाऊंगा तो खुद ही देखो, नीचे से ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट कहीं यहीं पे होगा और प्रोडक्ट उससे नीचे। ठीक है, तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन प्रोडक्ट को। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको ये ग्राफ नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्राफ नीचे लाने से तुम्हें दिख रहा है, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अब मैं अगर इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस देखूँ, ज़रा देखो, ये अगर इन दोनों की एनर्जी को डिफरेंस को देखूँ तो ये आपकी एनर्जी का क्या है, डिफरेंस। यानी जो ये एनर्जी है इस गैप के बराबर, वही एनर्जी हमें क्या हुई, रिलीज हुई, और वही हमें प्रोडक्ट के साथ मिली। तो इसको दिखाते हैं हम, जैसे कल दिखाते थे, इसको दिखाते हैं हम डेल्टा एच। ठीक है, और डेल्टा एच का मैंने कल फॉर्मूला बताया था इस वीडियो में कि डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ठीक है, अब एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी भी होता है। तो अभी मैंने बता दिया कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो अगला पॉइंट तुम्हें याद रखना है क्या, कि हमेशा रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी से। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसी वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एक्सोथर्मी के केस में जो हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है डेल्टा एच, वो क्या आती है, नेगेटिव। या तो नेगेटिव बोल लो या क्या बोल लो, लेस देन जीरो। ठीक है, तो हमें पता चला, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और वहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ये हो गया दोनों का डिफरेंस उल्टा। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे जो हमने एंडोथर्मी में पढ़ा था वो यहाँ पे जस्ट क्या है, उल्टा है। ठीक है, अब अब एक तरीका तो देखो ये है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाने का। अब इसके अलावा एक और तरीका जो मैंने एंडोथर्मिक में बताया था, यहाँ पे भी सेम है क्या, कि वहाँ पे आपको हीट नहीं दी होगी, वहाँ पे क्या दिया होगा, ज़रा देखो कि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू दी होगी विद साइन। अगर वो पॉजिटिव होती तो एंडो होती, पर हमारे केस में ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे एंडोथर्मिक में एंडोथर्मिक प्रोडक्ट बनता है, ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला पॉइंट, देखिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। अब खुद सोचो, क्या हमें इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ी? नहीं, रिएक्टेंट तो बहुत आसानी से टूट गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट बहुत आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट की क्या है, स्टेबिलिटी कम है और प्रोडक्ट आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो ये भी देखो एंडोथर्मी का जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट किससे ज़्यादा है, रिएक्टेंट से। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो सब कुछ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में। क्लियर है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले आप एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ें, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ें, ठीक है। अब ये तो रहा एक पॉइंट। अब जरा समझो कि मान लो आपको दो ऐसे रिएक्टेंट दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, यही मैंने वहाँ पे भी किया था कि मान लो आपका एक रिएक्टेंट है R1 और R1 से तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है P1। मान लो कि ये बनने में जो आपको एनर्जी मिली, यानी एनर्जी रिलीज हुई, वो -2 कैलोरी मिली, ठीक है। नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट हमें रिलीज हुई है। ऐसे कोई दूसरा रिएक्टेंट है R2, तो R2 से P2 बनने में जितनी हमें हीट मिली वो डेल्टा एच क्या है, वो है तुम्हारी -4 कैलोरी। क्लियर है? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले रिएक्टेंट के बेसिस पे या पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे, अब मुझे बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, P1 या P2। अब खुद सोचो किस केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। इस केस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये जो P2 है ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब इसके लिए पहले तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ, देखो कि P2 ज़्यादा स्टेबल है P1 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब P2 की एनर्जी बहुत कम है, और जब एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, ये पूछा गया प्रोडक्ट के बेस पे। और अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे पूछा जाएगा तो जस्ट का उल्टा कर दो, इसका मतलब R1 ज़्यादा स्टेबल है R2 से, ठीक है। तो क्या हो गया ज़रा देखो, ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब यही चीज़ अगर मैं एज ए रूल बनाऊँ तो देखो रूल क्या है, हमने ये पढ़ा कि जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। देखो यहाँ पे -4 कैलोरी हो रही है तो ये प्रोडक्ट भी ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारा रूल सिंपल सा क्या बनता है, देखिए कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लिखूँ, ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करूँ, स्टेबिलिटी ऑफ पी, ऑब्वियसली क्या होगी, ये 1 अपॉन किसके होगी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। और अभी हमने देखा कि जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होता है, यानी ये डेल्टा एच किसके बराबर होगी, डेल्टा एच के। अब ये एंडोथर्मिक में भी था और ये एक्सोथर्मिक में भी है, जस्ट उल्टा है। पर याद रखना, डिफरेंस करने के लिए आप यहाँ पे लिख दो डेल्टा एच एक्सो और वहाँ पे लिख देना डेल्टा एच एंडो, ठीक है। तो हमें एक ये रूल और पता चल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बात आती है ऐसी नेचर में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक कैटेगरी में आती है। तो सबसे जो पहली रिएक्शन है देखिए, वो आती है कंबस्शन रिएक्शन। यानी जब भी कोई रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जलता है तो ऑब्वियसली वो साथ में अपने क्या रिलीज करेगा, हीट, ठीक है। ये समझ में आ गया, जब भी कार्बन जलेगा तो साथ में क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। तो जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन है वो सारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी क्या है कि जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब भी साथ में हमेशा क्या निकलती है, हीट, ठीक है। तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो सारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरी क्या है देखिए, जितनी भी रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये सारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? अब एक चीज़ और होगी, मैंने वहाँ पे एंडोथर्मिक में बताया था कि जितनी भी जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक। यानी इसका मतलब जब डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होता है तो किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। तो वही हम यहाँ पे अगली एग्जांपल लिखेंगे कि जितनी भी फॉर्मेशन रिएक्शन होती हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन मतलब जिसमें कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो, वो सारी रिएक्शन क्या होती हैं, हमारी फॉर्मेशन रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जरा देखिए फॉर्मेशन में क्या होता है कि दो एटम मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं और साथ में हीट को रिलीज करेंगे। अब मैंने फॉर्मेशन रिएक्शन में देखो मोस्टली लिखा है, जितनी भी मोस्टली रिएक्शन होती है फॉर्मेशन वो सारी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस इसमें क्या है हमेशा याद रखना, अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मोस्टली लिखा है। अब एक्सेप्शन किस किस में है जरा देखिए, ठीक है। तो अब ये वाली रिएक्शन है जो फॉर्मेशन होते हुए भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 1 देखिए, जब भी कार्बन सल्फ़र के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है तो हमेशा हीट हमें देनी पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। भले ही कार्बन डाइसल्फाइड बन रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पर फिर भी क्या है, ये एंडोथर्मिक। अगला, जब भी हम नाइट्रोजन की हम करते हैं किससे, Cl2 से, यानी क्लोरीन से करवाते हैं रिएक्शन, तो तब भी इस फॉर्मेशन में हमेशा हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा बनता है हमारा नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, ठीक है। अब नाइट्रोजन के तुमने बहुत सारे ऑक्साइड देखे होंगे, देखो नाइट्रोजन की जब भी ऑक्सीजन से कराते हैं तो बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, कौन से,
जैसे देखो NO हो गया, ठीक है, इसके अलावा बनता है तुम्हारा N2O, इसके अलावा बनता है आपका NO2, ठीक है, और इसके अलावा बनता है हमारा N2O4। तो नाइट्रोजन के जब भी ऑक्साइड बनेंगे हमेशा ही हमें हीट देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें अपनी तरफ से हीट देनी पड़ती है, और हीट देनी पड़ती है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होती, हीट भले ही जितनी भी रिलीज हो पर उससे ज़्यादा हमें क्या होता है, हीट देनी पड़ती है। इसलिए ओवरऑल जो रिजल्ट आता है कि हीट जो हम देते हैं वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए सारी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। इसके अलावा देखिए लास्ट एग्जांपल है कि जब भी हम ऑक्सीजन की कराते हैं फ्लोरीन से, ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्सीजन का फ्लोराइड बनाना। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की फ्लोरीन से करते हैं तो दो फ्लोराइड बनते हैं, या तो OF2 बनता है या बनता है O2F2। तो ऑक्सीजन के जो दोनों फ्लोराइड होते हैं इसके बनने में भी हमेशा हमेशा हमें हीट देनी पड़ती है, और देनी पड़ती है इसका मतलब ये सारी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये जितने भी हमने पढ़ी हैं चार और ये, ठीक है, ये सारी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।